जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, उसी के साथ साथ हम क्या आगे कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसमें अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसका जवाब जो है वो दे पाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अगर MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। और डिटेल्ड कोर्स है, मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको ये जो कोर्सेज है काफ़ी काम आएंगे। आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सबसे पहले तो आपको जो सेक्टर्स होते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसके बारे में पता रहना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर अगर हम देखें, देखिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर को आप कंपेयर कर सकते हो एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को आप कंपेयर कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के साथ, एंड टर्शियरी सेक्टर को आप कंपेयर कर सकते हो विद द सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले ही एग्रीकल्चर जो है वो मौजूद था। एग्रीकल्चर में हम काफ़ी उत्तीर्ण थे, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे आज़ादी के पहले भी। लेकिन जो अंग्रेज़ है वो हमसे लूट रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हमें आज़ादी मिलती है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंडस्ट्री पर फोकस करना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर तो हमारा चल ही रहा है, अच्छे से चल रहा है, हम इंडस्ट्री पर फोकस करना शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरीके का हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है उस तरीके का नहीं बन पाता है। क्यों? उसके पीछे कारण ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें आज़ादी मिलने से पहले ही हो चुका था वेस्टर्न कंट्रीज में। फिर वहां पर जब तक हमें आज़ादी मिली, जब तक हम इंडस्ट्री पर फोकस करें, तब तक सभी जगहों पर सर्विस सेक्टर जो है काफ़ी बूम कर रहा था। तो हम यहाँ पर क्या किए, सीधा सर्विस सेक्टर जो उस पर यहाँ पर जंप कर दिए। तो मतलब हमारा एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा चल रहा था, सर्विस सेक्टर पर हमने बूम कर लिया था, मतलब वहां पर सीधी जंप कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा पीछे छूट चुका था। और अगर आप देखोगे तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ज़्यादा हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिलती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा पहले से ही थोड़ा डगमगा सा रहा है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इश्यूज हमें कई ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसको रिजॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप देखोगे तो अभी जहाँ पर हम इंडिया को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग पर गवर्नमेंट जो है वो भी ज़्यादा फोकस्ड रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, तो हमें देखने को मिलता है क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें आपको जो पोटेंशियल है वो भी बताना है, लेकिन साथ ही जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली उस सवाल का जवाब जो है वो दे पाओगे। तो आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चर होता है, कुछ बनता है, कुछ चीज़ें बनती है, मतलब कुछ चीज़ें लाई जाती है जिसको कुछ रिफाइन करने के बाद, कुछ चेंजेस लाने के बाद कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बाजार में बेच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टैब्लिशमेंट, जिसमें हमें मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जिसमें हमें मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसका? कुछ मटेरियल्स का, कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ कंपोनेंट्स का, जिसमें हम नया या फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं एंड देन उसको हम बाजार में बेचते हैं। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है किसी मटेरियल का, सब्सटेंस का, कंपोनेंट्स का, जिसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जाता है और जिसको हम यहाँ पर बाहर बेचते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, स्टैब्लिशमेंट इन दिस सेक्टर आर ऑफन कॉल्ड, मतलब यहाँ पर जो स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लांट्स, इसको हम कहते हैं फैक्ट्रीज, इसको हम कहते हैं मिल्स। हमें देखने को मिलता है टेक्सटाइल मिल्स वहाँ पर बनी हुई है। रॉ कपड़ा जो है, कॉटन जो है वो लिया जाता है, उससे कपड़ा जो है वो बनाया जाता है एंड देन उसको बेचा जाता है। यहाँ पर पावर ड्रिवन मशीन जो है, यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोसेस जो है, मटेरियल और में कॉन्ट्रैक्ट विद अदर स्टैब्लिशमेंट, यहाँ पर क्या है कि खुद यहाँ पर बना लेंगे या फिर किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसको प्रोसेस किया जाए। तो ये हमें देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए यहाँ पर जब हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी आसानी जाती है हमें चीज़ों को समझने में और चीज़ों को याद रखने में। तो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जितनी भी करंट इशूज़ की, कंटेम्प्रेरी इशूज़ की PDF है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए, मयूर मोगरे सर्च करना है एंड फॉलो करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। हमने ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या है उसके बारे में जान लिया। अब इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सेवरल फेजेस से यहाँ पर इवॉल्व हुआ है। मतलब अगर हम देखते हैं इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लाइसेंसिंग राज जो है वो हमें देखने को मिलता था। याद कीजिए हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स एमएम एकेडमी ऐप के, उसमें हमने देखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। जब हमने इंडस्ट्रियल ड्राइविंग फोर्स रखा था उस टाइम पर लाइसेंस राज जो है काफी ज्यादा चला करता था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रोकी हुई थी, सारी चीजें यहाँ पर काफी कम हो पा रही थी। उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन जो है वो लेकर आए। लिबरलाइजेशन के तहत हमने यहाँ पर सभी दरवाजे खोल दिए कि यार लाओ यार एफडीआई लेकर आओ, यहाँ पर जितना निवेश करना है उतना करो, सब कुछ करो, जो करना है करो। हमने जो यहाँ पर लाइसेंस राज है उसको बंद कर दिया, हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें उसको काफी लिबरलाइज कर दी। एंड देन यहाँ पर करंट हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो देखने को मिलती है। देखिए पहले ऐसा था कि पहले कंट्रीज की मोनोपोली बनी हुई थी कि ये चीज़ है तो ये कंट्री बना रहा है, ये चीज़ है तो ये कंट्री बना रहा है, उसमें दूसरी कंट्री जो है वो जाने की कोशिश भी नहीं करती थी, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर सैचुरेशन जो है वो आने लगा। जो बाकी कंट्रीज है अब वो यहाँ पर अपने प्लांट्स नहीं लेकिन दूसरी जगह पर अपने प्लांट्स जो है वो ओपन करने के लिए मार्केट ढूंढने लगे। वहां पर अब दूसरी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी कि हाँ यार अब यहाँ पर हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कंट्रीज है इन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू किया। यहाँ पर हमें जो चीप लेबर्स है वो यहाँ पर मिलना शुरू हुए। तो इसकी वजह से क्या, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी कंपनीज जो है अब वो शिफ्ट होने लगी, अपने जो प्लांट्स है वो स्विच करने लगी। अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है, कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके का हमें इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम आउटकम्स देखते हैं हमारे इंडस्ट्री के, तो हमें देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें इतनी ज़्यादा कोई बड़ी ग्रोथ जो है वो देखने को नहीं मिली है। मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ देखते हैं तो इंक्रीजिंग इट टू 12 to 14% पर एनम ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आउटकम, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, 12 to 14 जो पर एनम है वो होना चाहिए, लेकिन आउटकम क्या है, आउटकम 6.9%। देन यहाँ पर शेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में 25% 2022 तक लाया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था। लेकिन हमें 18-19 में 16.4% जो है सिर्फ इतना देखने को मिलता है। एंड एडिशनल जॉब क्रिएशन अगर हम देखते हैं तो 100 मिलियन बाय 2022, मतलब जो रोजगार है इतना दिया जाने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया था। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हाईएस्ट इन दी 45 ईयर्स देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरफ जहां पर हम जो ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, जो टारगेट रख रहे हैं, उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी दुर्दशा हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या है, क्या जो हमने टारगेट सेट किया है उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं रियलिटी में, तो क्या हमारा पोटेंशियल ही नहीं है, क्या ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने यूपीएससी की आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसमें हमने टारगेट रखा है कि हाँ मुझे 120 जो है वो मिलने चाहिए, 120 मुझे मिलने ही चाहिए, 120 मुझे मिलने चाहिए, लेकिन आप 60 तक जा रहे हो, 70 तक जा रहे हो, मतलब 120 के आसपास भी आप नहीं पहुंच रहे हो, तो क्या आप में पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल पोटेंशियल है, बस गाइडेंस की जरूरत है, बस सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और वही हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें भी देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या है, यहाँ पर इंडिया जो है उसके पास 3Ds है। इंडिया के पास क्या है, 3Ds है। जैसे आप लोगों के पास एमएम एकेडमी है, मेरा पर्सनल गाइडेंस है, उसी तरीके से यहाँ पर जो इंडिया है उसके पास 3Ds है। क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है एंड डिमांड है। डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है एंड डिमांड है। ये 3Ds अगर आप याद रखोगे, अगर आप आंसर में लिखोगे तो भाई साहब बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। डेमोक्रेसी है जहां पर हर इंसान को व्यापार करने की आजादी है, जहां पर हर इंसान को जॉब सीकर के साथ साथ जॉब गिवर वो बन सकता है। दूसरा डेमोग्राफी है, हमारे पास यंग जनता है, हमारे पास यंग जनरेशन है जिनके पास काम करने की ऊर्जा है, जिनके पास काम करने की क्षमता है। और तीसरा डिमांड है, इतनी पॉपुलेशन है कि लोग जो है वो डिमांड मांगते रहेंगे कि हाँ यार तुमने कुछ अच्छा बनाया मुझे दो, अच्छा बनाया मुझे दो, अच्छा बनाया मुझे दो, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो हो सकता है। 65% इंडिया की जो पॉपुलेशन है बिलो 35 हमें देखने को मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव चीज है। क्योंकि क्या होता है कि जब यंग जनरेशन होती है, यंग पॉपुलेशन होती है, तो उनके काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर हम चाइना के पास जाते हैं तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज की तरफ जा रही है, मतलब अब उनका जो लेबर फोर्स है वो अब बूढ़ा होते जा रहा है, जो उनको काम करने की क्षमता कम हो जाती है। प्लस वो ज्यादा चार्ज भी करते हैं कि इतने साल हमने काम किया है, हमें ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन इंडिया अगर आप देखोगे तो यंग पॉपुलेशन है, मतलब काम करने की क्षमता भी ज्यादा है, इफिशियंसी भी ज्यादा हो सकती है, एंड उसी के साथ साथ जो चीप लेबर है, सस्ता लेबर है, वो भी यहाँ पर मिल सकता है।
हाई डोमेस्टिक डिमांड हमें देखने को मिलती है। इतनी डिमांड है कि यहाँ पर जो इंसान है वो यहाँ पर बनाकर यही सब कुछ माल बेच देगा। मैन पावर कॉस्ट जो है यहाँ पर काफ़ी लो है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर यंग जनता है तो वो जो चार्जेस है वो भी कम लेती है, तो मैन पावर कॉस्ट जो है काफ़ी कम है, इसलिए बाहर किसी भी कंपनी को यहाँ पर प्लांट खोलने में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सहूलत जो है मिलेगी। देन यहाँ पर चैलेंजेस कौन कौन से हैं? चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो बैंक जो है वो काफ़ी रिलक्टेंट रहते हैं लोन देने के लिए। बैंक लोन नहीं देते हैं। बैंकों ने लोन देना चाहिए। बैंक जब लोन देगी तभी तो कोई व्यापार खोलेगा, तभी तो कोई व्यापार को बड़ा करेगा, तभी तो व्यापार को एक्सपांड किया जाएगा जब पैसा आएगा। पैसा ही नहीं दे रही है। बैंक सोचती है कि यार इसको अगर पैसा दे दूं तो फिर क्या ये मुझे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके वजह से यहाँ पर जो बैंक है काफ़ी रिलक्टेंट रहती है, जिसकी वजह से लोन नहीं दिया जाता है। लोन नहीं दिया जाता है तो फिर क्या होता है, जो बिजनेस है वो बड़ा नहीं हो पाता, एक्सपांड नहीं हो पाता है, और जो बिजनेस है वो छोटा का छोटा ही रह जाता है। यहाँ पर जो कैपिटल इंटेंसिव है, बायसनेस हमें देखने को मिलती है टुवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव। स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है उनकी लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक्सपांड ही नहीं कर पा रहे तो लो प्रोडक्टिविटी रहेगी। एमएसएमई सेक्टर जो है काफी टफ कंपटीशन फेस कर रही है, चीप इंपोर्ट जो चाइना से आता है उसकी वजह से। यहाँ पर हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चाइना से उसे सस्ते में आ जाता है, क्या करेंगे। यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर काफी कंपटीशन जो है फेस कर रही है। ब्लैक मनी, करप्शन यहाँ पर इस सेक्टर को काफी ज्यादा हिंडर कर रहा है। करप्शन हमें देखने को मिलता है, एक आगे ऊंचे नीचे जगह पर करप्शन हो रहा है, फेवरेटिज्म हमें देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन क्राइसिस जो है वो भी हो रहे हैं। अगर आपने देखा हो रिसेंट टाइम्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पा रहा है। क्यों? लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है कि लोग के हाथों में पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। परचेसिंग पावर नहीं तो लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं। कुछ लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो जो कंपनी बनाने वाली उसको फायदा नहीं हो रहा है, उसको फायदा नहीं हो रहा है, उस लॉस में जा रही है, तो एक्सपांशन नहीं कर रही, एक्सपांशन नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो जॉब लॉसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल यहाँ पर तैयार हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉस्टली है एंड स्लो है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमें यहाँ से माल दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तो अपने आप मतलब समझ लीजिए जो स्टोरेज फैसिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो पावर सप्लाई है, वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर देखोगे तो पावर सप्लाई बहुत एक्सपेंसिव है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है जी नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काफी इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें मेक इन इंडिया देखने को मिलता है, यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए स्किल इंडिया देखने को मिलता है, यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए यहाँ पर श्रम सुविधा देखने को मिलता है। एक वेब पोर्टल है जहाँ पर सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सभी लेबर लॉस कंप्लायंस रखने के लिए। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हमें देखने को मिलती है जहां पर इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखने को मिलता है जो यहाँ पर लोन जो है स्मॉल बिजनेसेस को वो प्रोवाइड करता है। हमें स्टैंड अप इंडिया देखने को मिलता है जो कि एम करता है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जो है SC ST कम्युनिटी जो है उनके अंदर यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो इतनी खासियत, इतनी यहाँ पर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अपने जॉब क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जॉब क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अगर ये हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि लेबर लॉज जो इंडिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेबर लॉज जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई बाहर की कंट्री यहाँ पर आती है, देखिए क्या है कि अगर मैं यहाँ पर जो समझ लीजिए कोई प्लांट खोलना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर कोई मिल खोलना चाहता हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे अच्छे लेबर्स मिले, मुझे ऐसे लेबर्स मिले जिनसे मैं ज़्यादा ज़्यादा काम जो है वो करा पाऊँ। अब वहां पर अगर लेबर लॉज आ जाए कि तुमको इतना पैसा जो है वो देना ही पड़ेगा, तुमको इतने ही घंटे उनसे काम करवाना पड़ेगा, तुम इतनी छुट्टी आपको देनी ही पड़ेगी, तुम अगर ये होता है तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, इतने अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो मैं सोचूंगा छोड़ो यार, इससे अच्छा चाइना है, वहां पर तो कोई ये नहीं है, मैं उनको 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करवा सकता हूँ, वहां पर उनको छुट्टी नहीं देना है तो मैं छुट्टियां रोक भी सकता हूँ, वहां पर उनको इतने पैसे देने के बजाय मैं इतने पैसे भी दे सकता हूँ। तो जो लेबर लॉज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देन उसके बाद यहाँ पर नेसेसरी स्किल्स एंड एजुकेशन जो है ये यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। मतलब क्या है बेसिकली, चाहिए क्या एक्चुअल में, है ना, एक्चुअल में चाहिए क्या, एक्चुअल में ये चाहिए कि मेरे को मेरे अकॉर्डिंग काम निकले, मुझे जो काम चाहिए वो मेरा काम जो है वो निकल जाए, उसके लिए जो स्किल चाहिए, उसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद आता है कि इंडिया जो है वो बाकी कंट्री से क्या सीख सकता है, तो उसमें हमें सबसे पहले तो चाइना देखने को मिलता है, बट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना जो है काफ़ी आगे है। इसमें अगर आप देखो करंटली वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर है, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग GDP।
अब क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, हाई इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में हमें देखने को मिलता है, इंसेंटिवाइज एंड सब्सिडाइज ये सब कुछ हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, प्रोग्रेसिव डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वहाँ पर कंपनी को जो फैक्ट्रीज है उसको इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, डिजिटाइजेशन इंप्रूव करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे अपने आप जो कंपनीज है वो इसकी तरफ बढ़ती है, अपने आप क्वालिटी की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके का हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है। वो ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी को परचेस करने में, जो R&D इन्वेस्टमेंट है उसमें सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलती है, टैक्स इंसेंटिव्स जो है वो R&D के लिए देखने को मिलता है कि यार तुम R&D में अगर खर्च कर रहे हो तो तुमको यहाँ पर इंसेंटिव्स मिल जाएंगे टैक्स में। मतलब बेसिकली फोकस है R&D में, तुम कुछ नया करो, तुम कुछ अच्छा करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, है ना, इसमें हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो क्या किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ग्रोथ जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि वुड हो गया, पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पर हमें ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पर हमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पर हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि हम रोजगार जो है वो भी यहाँ पर पैदा करें। खासकर अगर हम ऐसी रोजगार योजनाएं देखते हैं, मतलब ऐसी रोजगार जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं जिसमें हम महिलाओं को भी रोजगार प्रोवाइड करें, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। MSMEs को हमें यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेटर्स के लिए अभी काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। तो ये जो सृजन का बीज है, इसको यहाँ पर अभी अगर हम सही तरीके से बोएंगे तो फिर पेड़ जो है वो सही ढंग से निकलेगा ही निकलेगा। देन लेबर लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लेबर लॉज जो है उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसको यहाँ पर फ्लेक्सिबल करना चाहिए, जिससे कि जो FDI है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा आ सके। एजुकेशन क्वालिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी जो उसको यहाँ पर इंप्रूव करना होगा। हाई क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है एजुकेशन के साथ साथ हमें वो देना होगा, जिससे कि उसको स्किल जो है वो भी यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पावर की, तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा था पावर सप्लाई में भी इंडिया जो है काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पर स्टेबल, लो कॉस्ट एंड अनइंटरप्टेड पावर जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम देखते हैं तो पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें कि लोड शेडिंग हो रही है, मतलब उसका काम जो है वो रुका हुआ है 10-10 घंटे, तो मतलब क्या बनेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर हम देखते हैं तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, तो इसलिए इसको हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उसको प्रमोट करना ज़रूरी है। यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है हमें प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए जो इनोवेशन रिसर्च में जा रही है, तो ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम कंक्लूजन पे जाते हैं तो कंक्लूजन में हमें देखने को मिलेगा कि करंट स्टेटस जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो बताता है कि मेक इन इंडिया जो है वो इतना सक्सेसफुल हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉलिसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को फिर से रिवाइव कर सके। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्रेडिट फ्लो जो है MSME को वो यहाँ पर रीओरिएंट करना पड़ेगा। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है उसमें यहाँ पर चेंजेस लाने पड़ेंगे। प्रायोरिटी मतलब क्या है कि जब बैंक लोन देती है तो उनको उतना अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट समझ लीजिए 40% या 35% या 30%, पर्टिकुलर अमाउंट जो है लोन का जितना भी उनको देना है उसका उनको प्रायोरिटी में देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए अगर 100 रुपये उनके पास डिपॉजिट में आए हैं, अब 100 रुपये अगर उनको घुमाना है, ठीक है, तो उसमें से उनको 40 रुपये जो है प्रायोरिटी में देना पड़ेगा, 60 रुपीज़ वो किसी को भी दे सकते हैं जिनको उनको देना है। हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक सेक्टर जो है उस पर भी यहाँ पर रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ सके। इंडिया गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा इनिशिएटिव लेने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर प्रॉपर एनवायरनमेंट बन सके हमारे इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए। मतलब जो ज़बरदस्ती की जो ED होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस, ये सब यहाँ पर स्मूथ करने चाहिए, जिससे कि लोगों को यहाँ पर बिजनेस खोलने में, बिजनेस करने में काफ़ी आसानी जाए। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई होगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और GS 1, 2, 3, 4 के इसमें मैंने उनको बांटा हुआ है, तो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जा सकते हैं। GS 1, 2, 3, 4 के इसमें जो भी आपको मिलेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी कंटेम्प्रेरी। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ऐसा नहीं है कि 1 साल में बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इससे सभी यहाँ पर देखिए आप, और शेयर ज़रूर कीजिए, और उसी के साथ MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए प्रॉपर कोर्सेज के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।